नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं सरिता। आज हम पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई और उनके द्वारा लिखित पाठ टॉर्च बेचने वाले। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात 1947 से वे स्वतंत्र लेखन में जुट गए और वहाँ उन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक साहित्य पत्रिका भी निकाली। परसाई ने व्यंग्य विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। सबसे बड़ी खूबी जो बेटे रही है हरिशंकर परसाई जी, जिनके लिए जाने जाते हैं, वो है उनकी व्यंग्य विधा। व्यंग्य करना मतलब एक तरह से कहें तो ताना मारना। आप सबने भी ये शब्द सुना होगा अपनी आम बोलचाल की भाषा में कि इसने हमें ये ताना मार दिया, या ये हर वक्त ताना कसती रहती है, ये हर वक्त ताना मारता रहता है। सुने हैं ना इस तरह के वाक्य। तो ताना मारना, उसको हम साहित्यिक भाषा में कहते हैं व्यंग्य करना, मतलब कम शब्दों में दूसरा अर्थ निकालना। तो उनके व्यंग्य लेखों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे समाज में आई विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट करते हुए चिंतन और कर्म की प्रेरणा देते हैं। उनके व्यंग्य गुदगुदाते हुए पाठक को झकझोर देने में सक्षम हैं। मतलब जब वो व्यंग्य करते हैं तो बेटे किस पर ज़्यादा व्यंग्य करे हैं उन्होंने? समाज की कुरीतियों पर, बुरी रीतियां जो समाज में चल रही हैं, समाज में जो विसंगति हैं, वो जो समानताएं नहीं हैं, चाहे वो जाति के ऊपर हो, चाहे धर्म के ऊपर हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, तो उन सब पर उन्होंने गहरी चोट करी है। मतलब उसका एक तरह से मजाक उड़ाया है और मजाक मजाक में लोगों को संदेश देने की कोशिश करी है। परसाई ने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, और लेकिन उनमें से जो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं उनके नाम हम बता देते हैं। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये इनके कहानी संग्रह हैं। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उनके उपन्यासों के नाम हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज़, शिकायत मुझे भी है, और अंत में। ये सब जो भी नाम मैंने लिए हैं ये इनके निबंध संग्रह हैं। मतलब इनमें बहुत सारे अनेक निबंध हैं। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर, ये उनके व्यंग्य लेख संग्रह हैं। और उनका जो समग्र साहित्य है, मतलब जो सारा साहित्य इकट्ठा हुआ है, वो परसाई रचनावली के 6 भागों में प्रकाशित है। हम यहाँ पर जो पाठ पढ़ेंगे, जो हमारी 11वीं कक्षा में है, तो टॉर्च बेचने वाले में जो उन्होंने टॉर्च को प्रतीक बनाया है, यानी कि टॉर्च के माध्यम से वो हमारे समाज में आस्था का जो बाजारीकरण हो रहा है, मतलब आस्था का बाजारीकरण हम कह सकते हैं कि आस्था किस में करते हैं हम? ईश्वर में, है ना। क्योंकि जो ईश्वर में विश्वास करते हैं तो कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाकर उससे अपना मुनाफा कमा रहे हैं, वो माला माल हो रहे हैं, लोगों को आस्था में पाखंडों के द्वारा उनको उलझाकर। तो उसी के ऊपर ये पाठ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पाठ। टार्च बेचने वाले। वह पहले चौराहों पर बिजली के टार्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा, कहाँ रहे और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैं उसने कोई जवाब न देकर के केवल अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया, अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा ले आए? मेरी बात से उसे पीड़ा हुई यानी कि दुख हुआ।
उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकारों ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया है? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? तो मतलब यहाँ पर भी देखो बेटा, लेखक जो है व्यंग्य कर रहा है कि जो लोग सन्यासी बनते हैं वो ज़्यादातर इन सिचुएशन का शिकार होकर सोचते हैं कि चलो गृहस्थी त्याग दो, हम सन्यासी बन जाते हैं। आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई है जिसने जीवन बदल दिया। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ, इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूँ। उसने बयान शुरू किया। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें? हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया, पर सवाल हिला भी नहीं। कहने का मतलब ये है बेटे कि वो इस पर विचार कर रहे थे दोनों दोस्त कि पैसा कैसे कमाएं हम लोग, और हर सवाल पर वो विचार कर रहे थे, पर लेकिन उन्हें उसका कोई आंसर नहीं मिल रहा था कि पैसा कैसे कमाएं। दोस्त ने कहा, यार इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाएं। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार यह सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल ही कर दें। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिले। दोस्त ने कहा, यार साथ ही क्यों न चलें? मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी हैं, सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों के टकरा कर टूटने का डर रहता है। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं, उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निकल रहा है, अंधेरा घर में भी है, आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर वैसे डर जाते थे। भर दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है। लोग डर जाते, तब मैं कहता, भाइयों यह सही है कि अंधेरा है, मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें। साहब मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मज़े में ज़िंदगी गुजरने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया या अब वह संसार में ही नहीं है? मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं, मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब पुष्ट हैं, संवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केश हैं। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया।
भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है, जिसे वे भाषण दे रहे हैं। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकारमय है। यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है। उदर माने पेट। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। वह पथ भ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं। वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ, मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। इसी तरह वे बोलते गए और लोग स्तब्ध सुनते गए। मुझे हंसी छूट रही थी। एक दो बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत। जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है। जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है, प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो। अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। आह्वान करता हूँ मतलब आपको जागृत करता हूँ, शुरुआत करने की कहता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। साहब, अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, इसीलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी। मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आ गया कि वहाँ ड्राइवर है। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। मैंने कहा, साले फिलोसफी मत बघार, यह बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में। उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते रहे? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है? उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ तो उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ। तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था। तू भी जरूर टॉर्च बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं। चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी यह कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भर दोपहर में लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया है। बता, किस कंपनी का टॉर्च बेचता है? मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया था। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक ही है। मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है उसकी। उसने कहा,
उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है। वह बहुत सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तो 1-2 दिन रहे तो मैं तुझे सब समझा देता हूँ। तो साहब, मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक कर नया काम शुरू कर दिया। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। बोला, बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूँगा, यानी टॉर्च बेचूँगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। तो बच्चों, आपने ये पाठ सुना और कुछ समझा कि इस पाठ में क्या बताया जा रहा है? कहने का अर्थ है कि जो मनुष्य है वह ज़्यादातर डर में रहता है। और वो डरता किससे है? एक तो ईश्वर से और दूसरा अपनी गरीबी से। और जो आजकल या पुराने समय में कभी भी जो पाखंडी बाबा हैं, तो वो डर दिखाकर मनुष्य को या तो ईश्वर का डर दिखाते हैं या फिर उनकी गरीबी का डर दिखाते हैं कि आप अगर उनसे सलाह नहीं लोगे, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे, तो आपको प्रकाश नहीं मिलेगा, यानी कि ज्ञान नहीं मिलेगा। आप ऊपर नहीं जा पाओगे, आप धनवान नहीं बन पाओगे, आपके बिगड़े हुए काम नहीं बनेंगे। तो इस तरह वो लोगों को बेवकूफ़ बना बनाकर और डर दिखा दिखाकर पैसा कमाते हैं। और मनुष्य जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ है ईश्वर से और अपनी गरीबी से, तो इनके झांसे में आकर वह अपनी जो भी पैसा होता है इन पर लुटाकर इनको अमीर करता है और स्वयं खुद गरीब होता चलता है। तो ये इस पाठ का सार है बेटे, जो कि हरिशंकर प्रसाई जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से एक कहानी द्वारा हम सबको समझाने की कोशिश की है। अब इसके प्रश्न उत्तर अगर देखें तो हम सूरज छाप टॉर्च कहने में क्या व्यंग्य है? सूरज छाप टॉर्च कहने में बेटा व्यंग्य ये है कि जिस टॉर्च को हम बेच रहे हैं उसका नाम सूरज है, और सूरज की रोशनी में तो वैसे ही रोशनी रहती है, तो हम उसका नाम सूरज क्यों रख रहे हैं? अगर रखना चाहिए था तो चांद छाप टॉर्च रखना चाहिए कि चांद रात में रहता है, अंधेरा रात में रहता है। लेकिन यहाँ पर लोगों को प्रकाश दिखा रहे हैं, तो लेकिन उसका नाम भी सूरज छाप ही है। अर्थात ज्ञान लोगों के पास है लेकिन वो अनजान है, तो दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरा, 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहाँ होती है? 5 साल बाद जब वो दोनों दोस्त मिलते हैं बच्चों, तो एक टॉर्च बेच रहा होता है और थोड़ा बहुत अपने गुजारे लायक पैसे कमाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका जो दोस्त होता है वह एक बाबा बनकर लोगों को डर दिखाकर और उनके अंदर ज्ञान जगाने की इच्छा दिखाकर उनको उत्साह दिलाकर उनसे पैसे कमाकर मालामाल बन जाता है। 5 साल बाद पहला दोस्त जन समूह को क्या प्रवचन दे रहा था? 5 साल बाद जो पहला दोस्त था वो जन समूह को यही प्रवचन दे रहा था कि इस संसार में सब जगह अंधकार है, यानी कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान केवल उनके पास है, उस बाबा के पास है। और अगर आप उस बाबा के सानिध्य में आएंगे, उनके सत्संग में आएंगे और वहाँ पर टिकट कटाएंगे, पैसे देंगे, तो वहाँ आकर आपको ज्ञान मिलेगा। भव्य पुरुष ने कहा, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। इसका क्या तात्पर्य है? बेटे यहाँ पर इसका तात्पर्य यही है कि जहाँ अंधकार होता है तो लोग वहीं से कोशिश करते हैं कि हम रोशनी में जाएं घबरा कर, क्योंकि अगर वो रोशनी में होंगे तो उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं लगेगा। और जब इंसान किसी चीज़ से डरता नहीं है तो वह उससे निकलने की कोशिश नहीं करता है। तो जहाँ अंधकार होता है उसको दूर करके ही हम लोग प्रकाश में आने की कोशिश करते हैं और प्रकाश हम लोगों को दिखाते हैं। भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या अंतर है?
तो यहाँ पे दोनों में अंतर बेटा ये है कि जो टॉर्च खरीदेगा, सूरज छाप जो टॉर्च खरीद रहे हैं वो केवल ज़रूरतमंद खरीदेंगे, जिनके घर में लाइट नहीं है, जिनके घरों में अंधेरा रहता है या जो अंधेरे रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन भीतर के अंधेरे की टॉर्च हम किसी को भी बेच सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप से डरा हुआ होता है, गलत कामों से, गरीबी से और ईश्वर से। तो वो डरा हुआ है, उसको हमेशा लगता है कि मैं ज्ञान प्राप्त हो जाए मुझे और मैं बहुत धनवान बन जाऊं। तो इसमें ये अंतर है दोनों में कि एक से हम इंसान को बेवकूफ़ बनाते हैं और एक दूसरे में हम ज़रूरतमंद लोगों को उनकी चीज़ दे रहे हैं। टॉर्च बेचने वाले रचना के प्रयोजन और व्यंग्य को अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा ये आपको अपने शब्दों में लिखना होगा कि आप क्या समझे इस पाठ में। ठीक है, पैसा पैदा करने के दोनों मित्रों के तरीकों से आप कहाँ तक सहमत हैं, तो ये भी आपके अपने विचार होने चाहिए कि आप दोनों दोस्तों में किससे आप सहमत होना चाहते हैं और क्यों, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। और साथ ही आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये मैंने पाठ अच्छी तरह से आपको समझा दिया है, तो आप अपने आप कोशिश कीजिए कि इनका आशय आप अपने आप समझें और कॉपी में लिखें। तो चलिए बेटे, आज आपका ये पूरा लेसन यहीं पर समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे फिर नए पाठ के साथ। धन्यवाद।